वन विशाखा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू ईज माई प्रेप। लास्ट वीडियो में हमने हेनरी फ्योल के 5 प्रिंसिपल्स को कवर किया था। आज हम रिमेनिंग प्रिंसिपल्स को देखेंगे। तो 6th प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें हेनरी फ्योल कहते हैं जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और जो जनरल इंटरेस्ट है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें सबऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब देखिए, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका कुछ अपना मोटिव होता है काम को लेके, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका अपना अलग मोटिव होता है। तो हेनरी फ्योल का मानना है कि दोनों के जो मोटिव हैं उसमें क्या होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए। मतलब अगर एम्प्लॉयज़ क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, उनके मोटिव को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए। मतलब उन्हें बोनस प्रोवाइड करना चाहिए अगर उन्होंने ज़्यादा अर्न किया है तो। मतलब उनके मोटिव को क्या करना है, ध्यान में रख के चलना है ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर इसका हम अपोजिट भी कह सकते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है और इंडिविजुअल चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना, तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, उन्हें समझाए कि अभी क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपने जो उनका गोल है ज़्यादा अर्न करने का, उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जब ऑर्गेनाइजेशन उस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल जाएगी और जब वो अच्छी अर्निंग करने लगेगी, उनको प्रॉफिट होने लगेगा, तो वो अपने उस वाले मोटिव को, ज़्यादा अर्न करने के मोटिव को क्या कर सकते हैं, दोबारा अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले तो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्योंकि दोनों का जो गोल है वो एक ही डायरेक्शन में है। और कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वही बात हो गई। और कॉन्सिक्वेंसेस आप सभी को पता है कि बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं किसके, पॉजिटिव इफेक्ट्स के। नेक्स्ट वन इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनस। मतलब रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन मतलब जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है किसको, एम्प्लॉयज़ को। इसमें हेनरी फ्योल कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है वो कैसी होनी चाहिए, वो फेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनसे ज़्यादा काम करवा लिया, उन्हें पैसे कम दिए गए, और ऐसा भी नहीं है पैसे ज़्यादा दिए गए और काम कम करवाया गया। जो फेयर अमाउंट उन्हें पे करना चाहिए जिससे कि वो मैक्सिमम उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, मतलब एक तो, और ये जो पॉइंट्स है ये कुछ फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या कह सकते हैं, क्या गाइडलाइन सेट करी है कि ये तो वेज रेट प्रोवाइड करना ही है, या ये तो सैलरी प्रोवाइड करनी ही है, या क्या देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटर जो हैं वो क्या वेजेस दे रहे हैं या क्या सैलरीज दे रही है। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सैलरी का देना। तो क्या कह रहे हैं कि उनको फेयर अमाउंट पे करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि एम्प्लॉयज़ अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके और मैक्सिमम आउटपुट दे सके ऑर्गेनाइजेशन को। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, जब उन्हें अच्छा पे मिलेगा, जितना वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें पे मिलेगा, तो एम्प्लॉयज़ क्या रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। उनका डिवोशन और कमिटमेंट क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को लेके बढ़ जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब अगर उनको कम पे किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे एम्प्लॉयज़, तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा किसमें, टर्नओवर में। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पावर का या अथॉरिटी का जब वो टॉप लेवल पे रहती है, वो सेंटर में रहती है, उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब हर एक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, हर एक लेवल पे फैला देना उस अथॉरिटी को, क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, हेनरी फ्योल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटी है, मतलब साइज में और नेचर में छोटी है, तो सेंट्रलाइजेशन से भी काम चल सकता है। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो सिर्फ सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, डिसेंट्रलाइजेशन भी जरूरी होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपका स्कूल है, ठीक है, एक प्रिंसिपल होते हैं और टीचर्स होते हैं, ये आप सभी को पता है। अगर सेंट्रलाइजेशन होगा स्कूल में तो हर एक डिसीजन, हर एक जो मुद्दा है वो किसके पास जाएगा, प्रिंसिपल के पास। मतलब वो सेंटर में पावर है, अथॉरिटी सिर्फ प्रिंसिपल के पास है। बट अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो टीचर्स भी अपने लेवल पे क्या ले पाएंगे, डिसीजंस ले पाएंगे, उनके पास भी कुछ अथॉरिटी होगी। तो अगर बड़े लेवल पे होती है ऑर्गेनाइजेशन, बड़े लेवल पे काम करना पड़ता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। सबके पास, सब लेवल पे, हर एक पर्सन के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी का होना जरूरी है। हर एक पर्सन का मतलब यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय नहीं है, मतलब हर एक मैनेजर के पास, हर एक डिपार्टमेंट के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी होना जरूरी है। इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, एक तो बेनिफिट ऑफ बोथ मतलब सेंट्रलाइजेशन का भी बेनिफिट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को और डिसेंट्रलाइजेशन का। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉलिसीज है, प्लान्स है, वो कौन सेट करेगा, सेंट्रलाइजेशन में होगी, मतलब
टॉप लेवल करेगा सेट। और दूसरा क्या होगा, जो छोटे मोटे जो डिसीजंस होते हैं, जो रूटीन वर्क होता है, जो डेली के बेसिस पे लेने पड़ता है, वो डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से लिए जा सकेंगे। मतलब फास्ट डिसीजंस हो सकेगा ऑपरेशनल लेवल पे। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके ऑपोजिट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। एक सेकंड देख लेते हैं एक बार। जैसे मान के चलते हैं ये एक चैन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इमीडिएट सुपीरियर है, ये मान लेते हैं PQRS। ये इनका मानना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन पास होगी वो कैसी होनी चाहिए, वो उस चैन के अकॉर्डिंग पास होनी चाहिए। अगर एस को कुछ बात करनी है, एस को कुछ भी डिसीजन लेना है, या एस को कोई भी ऑर्डर देना है तो कौन देगा, सिर्फ आर देगा, ठीक है। या एस को कोई भी प्रॉब्लम अपनी बतानी है तो वो आर से डिस्कस करेगा। ऐसा नहीं है कि एस डायरेक्ट जाके ए से बात कर लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, इससे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, और कम्युनिकेशन गैप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए ये जो चैन है ये फॉलो होनी चाहिए। इन्होंने एक शॉर्टकट भी दिया है। शॉर्टकट क्या है, अगर इस एस को सपोज मान लेते हैं यहाँ पे टी से बात करनी है तो ये एक शॉर्टकट हो गया, ठीक है। इसकी परमिशन दी है हेनरी फ्योल ने, बट इसे कहते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक नाम दिया है। अगर कुछ ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है, इंपॉर्टेंट काम है, अर्जेंट है, तो एस क्या है, टी से बात कर सकता है, मतलब ये बीच में शॉर्टकट लिया जा सकता है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा और कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में हेनरी फ्योल, ये जो ऑर्डर वर्ड है यहाँ पे ये कोई कमांड से रिलेटेड नहीं है। ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डरली अरेंजमेंट है, किसका, मैन और मटेरियल का। हेनरी फ्योल कहते हैं कि मैन का मतलब हर एक एम्प्लॉय का, ऑर्डरली अरेंजमेंट क्या होगा, मतलब हर एक एम्प्लॉय की एक मतलब क्या कह सकते हैं, एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, एक प्रॉपर सीट होनी चाहिए। और मटेरियल के लिए क्या कह सकते हैं, मटेरियल के लिए भी एक फिक्स प्लेस होना ही चाहिए। हेनरी फ्योल कहते हैं कि मैन और मटेरियल के फिक्स प्लेस होना चाहिए, मटेरियल अपनी जगह पे होना चाहिए और हर एक पर्सन को, हर एक एम्प्लॉय को अपनी जगह होनी चाहिए उसके पास, और उसको पता होना चाहिए कि वो उसकी जगह है। इससे क्या होता है, इससे एक तो वेस्टेज नहीं होता टाइम में, ठीक है, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग होती है। सपोज किसी एम्प्लॉय को क्या करना है, कोई टूल बॉक्स चाहिए, ठीक है, तो एक टूल रूम होना चाहिए जिसमें वो जाके टूल बॉक्स ले सकता है, जिससे कि उसे कंफ्यूजन ना हो, उसे इधर उधर जाके किसी से पूछना ना पड़े और टाइम की वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में ये कहते हैं हेनरी फ्योल कि हर एक एम्प्लॉय का जो ट्रीटमेंट है वो फेयर होना चाहिए। मतलब हर एक एम्प्लॉय को काइंड, फेयर एंड अच्छी तरीके से ट्रीट करा जाना चाहिए। ये बात आपने लोगों ने देखा होगा नॉर्मली भी, कि अगर अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है तो हम लोग क्या रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, हम लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, उनके साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी बेस पे, उनके रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, किसी भी बेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, गेट सेटिस्फाइड, मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। से क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ क्या मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। इसमें क्या कहते हैं हेनरी फ्योल, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, किसमें, टेन्योर ऑफ पर्सनल। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। मतलब उन्हें ये डर नहीं होना चाहिए कि उन्हें किसी भी टाइम जॉब से निकाल दिया जाएगा या किसी भी टाइम उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होते हैं, फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन होते हैं, उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को क्या होती है, फीलिंग आने लगती है, उनको इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, उनको जॉब सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी लेवल है वो इम्प्रूव हो जाता है और वेस्टेज नहीं होती, किसमें, टाइम एंड रिसोर्सेज में। टाइम में वेस्टेज कैसे नहीं होगी, एक पर्सन को निकाला जा रहा है, एक पर्सन का ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर उसकी जगह दूसरा पर्सन आ रहा है, दूसरा एम्प्लॉय आ रहा है, तो क्या हो रहा है, टाइम एंड रिसोर्सेज की वेस्टेज है। तो इसलिए स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव किसी भी काम की पहलता को कहते हैं। मतलब
किसी भी काम करने की पहलता। तो हेनरी फ्यूल का मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ को देने के लिए क्या करना चाहिए, इनिशिएटिव दिलवाना चाहिए, मतलब उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे वो क्या ले, कोई भी अपने जो उनके क्या कह सकते हैं, जो भी उनके आइडियाज़ हैं उसे देने के लिए वो इनिशिएटिव ले। जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनको कोई आइडिया आता है, उनके कोई सजेशंस हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए उनके किसको, उनके आइडियाज़ को, जिससे क्या होगा वो इनिशिएटिव ले पाएंगे। अगर उनको बोलने से पहले चुप कर दिया जाएगा कि आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते या उनकी बात को नहीं सुना जाएगा, तो वो सेकंड टाइम से क्या करेंगे, चुप हो जाएंगे, वो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, बट अगर उनके आइडियाज़ का वेलकम किया जाएगा कि ठीक है आप अपने सजेशंस लेके आओ, सुने जाएं, समझे जाएं और उसके बाद डिसीजन लिया जाए, तो एम्प्लॉयज़ को क्या होगा, एक फीलिंग आएगी कि हाँ हम भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करते हैं, हमारी भी बात सुनी जाती है, हमें भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो इसका पहला पॉजिटिव इफेक्ट यही हो गया, डिवेलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब उन्हें बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। और एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, टारगेट को ऑन टाइम अचीव करेंगे। क्यों, क्योंकि जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी चीज़ें सेटअप करी जाएंगी वो कैसी होंगी, वो एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही होंगी, मतलब एम्प्लॉयज़ से पूछा गया था पहले, ठीक है, उसके बाद डिसीजन लिया गया, तो एम्प्लॉयज़ के अंदर ये फीलिंग होगी कि हमने जो कहा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया गया है, तो इसलिए हमें काम को टाइम पे अब करना ही है। लास्ट क्या है, एस्प्री दी कोर। एस्प्री दी कोर क्या होता है, ये एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये एस्प्री दी कोर क्या है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, जैसे कि आपको पता है हेनरी फ्यूल फ्रांस में रहते थे, तो एस्प्री दी कोर वहीं का इसका मतलब होता है मोरल ऑफ अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप का जो मोरल है उसे कहते हैं एस्प्री दी कोर। हेनरी फ्यूल कहते हैं कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को एनकरेज करना चाहिए एंड प्रोमोट करना चाहिए, किसको, टीम स्पिरिट को, यूनिटी को और हार्मनी को। मतलब जो मैनेजर्स हैं सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैनेजर्स को रिप्लेस कर देना चाहिए आई वर्ड को वी से, मतलब हमेशा मैं नहीं होना चाहिए, हमारा, उसे हमारी तरह इंडिकेट करना चाहिए और एनकरेज करे वो किसको, टीम स्पिरिट को, मतलब सबको मोटिवेट करे अच्छे से, उनमें यूनिटी लाने की कोशिश करे, हार्मनी बनाए रखे। इससे क्या होता है, इससे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी टीम स्पिरिट डेवलप होगी और अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल या ग्रुप गोल होगा। ठीक है, अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो हेनरी फ्यूल ने क्या करा है, हेनरी फ्यूल का मेन मोटिव रहा है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी तरफ उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है कि एम्प्लॉयज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनका सेटिस्फेक्शन उन्हें मिला रहना चाहिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, किसी भी काम को करने के लिए सेटिस्फेक्शन का होना ज़रूरी है, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होनी ज़रूरी है। तो ये सभी जो प्रिंसिपल्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, मैंने आपको सारे एक्सप्लेन करें अच्छे से, आप इन्हें फिर से देखिए, रिवाइज करिए और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनको भी ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बी कनेक्टेड।